हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू मार्गदर्शन द लर्निंग वर्ल्ड में। प्रस्तुत है घटना चक्र नागरिक शास्त्र के श्रृंखला का 21वां भाग। यह वीडियो सीरीज विशेष रूप से उत्तर प्रदेश माध्यमिक से शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ, सेट परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है। इस वीडियो में हम निर्वाचन प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, निर्वाचन प्रणाली से जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा जिन चुनावी सुधारों का समर्थन किया गया उसमें सम्मिलित थे। तो जेएस मिल द्वारा चुनावी सुधारों का समर्थन किया गया और उन सुधारों में क्या क्या वर्णित है इसकी पहचान करना है। पहला है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, दूसरा बहुल मतदान, तीसरा खुला मतदान और चौथा महिला मताधिकार। तो जेएस मिल इन सभी सुधारों की बात करते हैं। मिल ने अपनी प्रसिद्ध रचना रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में लोकतांत्रिक पद्धति में अनेक सुधारों का वर्णन किया है, जिसमें शामिल है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा के आधार पर बहुल मतदान, बेंथम के विपरीत वे गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की प्रक्रिया का जोरदार समर्थन और महिला मताधिकार का भी समर्थन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक थे? ऑप्शंस हैं मार्क्स, जेएस मिल, रूसो या लॉक। तो जेएस मिल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक हैं। राजनीतिक जीवन के संचालन में सबसे अधिक बुद्धिमान सदस्यों की बुद्धि तथा सदाचार का प्रभाव पड़े, इस उद्देश्य से मिल ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रबल विरोध किया था। उन्होंने सुझाव रखा कि शासकों का चुनाव अज्ञानी और विवेकहीन जनता पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इससे सामूहिक साधारण बुद्धि के द्वारा शासन के दोष कम हो जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व और बहुल मतदान का सुझाव दिया था। उन्होंने जोर दिया कि मतदान का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलना चाहिए जिनका एक बौद्धिक स्तर हो। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थक है? तो अभी हमने देखा कि जेएस मिल केवल शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक हैं? तो जेएस मिल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विरोध करते हैं। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है? तो जेएस मिल ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है। 19वीं सदी में यूरोप में महिला मताधिकार काफ़ी चर्चा का विषय रहा। बेंथम, मिल, थॉमस हेयर और सिज्विक आदि विद्वानों ने अनेक आधारों पर महिलाओं को भी मताधिकार देने का समर्थन किया। नेक्स्ट, सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? तो ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, जनगणना आयोग द्वारा या परिसीमन आयोग द्वारा। सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। सामान्य निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में यह प्रावधान है कि 10 वर्ष बाद होने वाले प्रत्येक जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। चौथे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष
न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह थे। इस आयोग का गठन 22 जुलाई सन 2002 को किया गया था। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। परिसीमन आयोग का वर्णन आर्टिकल 82 में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है? ऑप्शंस है, एक व्यक्ति एक मत प्रणाली। ऑप्शन बी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ऑप्शन सी, किस प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा अल्पसंख्यकों का सुनिश्चित प्रतिनिधित्व हो सकता है। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसका उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों को विधानमंडल में प्राप्त मतों के आधार पर प्रतिनिधित्व देना है। इसके 3 तत्व होते हैं। पहला, यह बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। उम्मीदवार मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करने पर विजयी होता है। और तीसरी विशेषता या प्रमुख तत्व यह है कि व्यवस्थापिका में समान और उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, चुनाव सुधारों हेतु भारत में किस वर्ष जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया? ऑप्शन है 1970, 1971, 1972 या 1973। तो 1971 में चुनाव सुधारों हेतु भारत में जगन्नाथ राव समिति की गठन किया गया। नेक्स्ट, वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है, वह प्रणाली या वह व्यवस्था कहलाता है संचयी मतदान। संचयी मतदान प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का ही एक भाग है। इसका प्रयोग बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें मतदाता को यह अधिकार होता है कि उसे प्राप्त मतों को वह एक उम्मीदवार को दे दे या सभी उम्मीदवारों में बांट दे। प्रत्येक मतदाता को उतने मत देने का अधिकार होता है जितने सदस्य की निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने हों। नेक्स्ट, सरकार का 4th स्टेट किसे माना जाता है? तो प्रेस यानी अखबार को सरकार का 4th स्टेट माना जाता है। नेक्स्ट, कौन से कार्य राजनीतिक दल करते हैं? तो राजनीतिक दल के कार्य की पहचान करना है। राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण करते हैं, कानून की व्याख्या करते हैं, सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं या न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो सही ऑप्शन का पहचान करना है कि राजनीतिक दल कार्य करते हैं। तो राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण में निरंतर लगे रहते हैं, क्योंकि लोकमत ही उन्हें सत्ता में बनाए रखने या सत्ता में लाने का साधन है। बिखरे हुए विचारों को सुनिश्चित सूत्र में पिरोने का काम राजनीतिक दल ही करते हैं। यह समस्याओं के प्रति जनता को सचेत करते हैं, जिससे जन जागृति उत्पन्न होती है और लोकमत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व क्या होता है? तो जनमत के निर्माण का मुख्य तत्व बताना है। ऑप्शन है परिवार, स्वतंत्र प्रेस, न्यायिक निर्णय या शिक्षण संस्थाएं। तो जनमत के निर्माण में जो प्रमुख तत्व है वह है स्वतंत्र प्रेस। जनमत के निर्माण में परिवार, स्वतंत्र प्रेस, शिक्षण संस्थाएं सभी की भूमिका होती है।
परंतु स्वतंत्र प्रेस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अन्य संस्थाओं में जनमत का स्वरूप एक पक्षीय हो सकता है या संकीर्णता से ग्रसित हो सकता है, किंतु स्वतंत्र समाचार पत्र अपेक्षाकृत अधिक निष्पक्ष और दृष्टि में व्यापकता रखते हैं, इसलिए इन्हें शासन का चौथा स्तंभ यानी फोर्थ स्टेट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन लोकमत के अभिकरण के रूप में गलत सूचीबद्ध किया गया है? तो ऑप्शन है परिवार तथा प्राथमिक समूह, तो ये लोकमत का अभिकरण है। शिक्षण संस्थाएं भी लोकमत का अभिकरण है और संचार के साधन भी। तो इसमें से कोई भी गलत लोकमत का अभिकरण नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है। प्रत्येक देश में सार्वजनिक महत्व के मुद्दे के बारे में जनमत का निर्माण होता है, जिससे परिवार तथा प्राथमिक समूह, शिक्षण संस्थाएं और संचार के साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनमत का अभिकरण नहीं है? प्रेस, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, टेलीविज़न तथा रेडियो। तो न्यायपालिका जनमत का एक अभिकरण नहीं है, जबकि शेष प्रेस, राजनीतिक दल और टेलीविज़न रेडियो जनमत का अभिकरण है। नेक्स्ट, स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा होती है, सांप्रदायिकता नहीं। स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है, तो स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा क्या है? स्वतंत्र प्रेस नहीं, निरक्षरता, तो निरक्षरता स्वस्थ लोकमत के निर्माण में प्रमुख बाधा है। समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों से विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करना और परस्पर विचारों का आदान प्रदान करना साक्षरता के बिना संभव नहीं है। निरक्षर व्यक्ति अपुष्ट स्रोतों या अफवाहों से अपने मत का निर्धारण करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रणाली भीड़ तंत्र के रूप में प्रकट होने लगती है। अगला प्रश्न है, अभिकरणों में से कौन सा एक लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता है? ऑप्शंस हैं शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, व्यापारिक संस्था या फिर रेडियो, प्रेस एवं दूरदर्शन। तो प्रेस, रेडियो और दूरदर्शन लोकमत के निर्माण में अधिकतम प्रभाव डालने वाले अभिकरणों की श्रेणी में आता है। प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन लोकमत के निर्माण में अधिकतम प्रभाव डालते हैं। इन संचार माध्यमों से एक विचार सब तक पहुंच जाता है। सार्वजनिक प्रश्नों पर एक विवाद साथ चलता रहता है तथा विभिन्न विचार विकल्पों में से किसी एक पर पहुंचा जाता है। निष्पक्ष समाचार पत्रों को स्वस्थ जनमत का सहज प्रहरी और लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ कहा जाता है। रेडियो और दूरदर्शन तत्कालिक राजनीति, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर भाषण, टिप्पणी, वार्ता, वाद विवाद प्रसारित करके लोकमत के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, कौन सा लोकमत से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है यह समुदाय के हित के लिए प्रबंध है। तो सही है कि लोकमत समुदाय के हित के लिए प्रबंध होता है। लोकमत नागरिक समाज के हित के लिए प्रबंध है, ये भी सही है। और यह सामान्य जनता के हित का प्रबंध है, ये भी सही है। जबकि ऑप्शन बी यह अल्पसंख्यक हित के लिए प्रबंध है, ये लोकमत से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करती है, तो कथन है जनमत का सृजन कानून द्वारा होता है। नहीं,
जनमत और कानून में परस्पर कोई संबंध नहीं होता, ये भी गलत है। सामान्यतः कानून और जनमत परस्पर विरोधी होते हैं, ये भी गलत है। तो सत्य कथन है सामान्यतः कानून तथा जनमत परस्पर सदृश होते हैं। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कानून निर्माणक संस्थाएं कानून निर्माण में लोकमत का सम्मान करती हैं। संसद जैसी संस्थाओं में सदस्य जनता द्वारा चुनकर आते हैं, इसलिए वे जनमत के प्रति संवेदनशील होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी और संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना कानून और लोकमत के मध्य सादृश्यता की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। कथन है आधुनिक राजनीति के लिए राजनीतिक दल जीवन रेखा है। कथन सही है। और कारण है प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं के विकास एवं मताधिकार के विस्तार एवं विकास के कारण राजनीतिक दल उत्पन्न हुए हैं। तो कारण भी फैक्चुअली करेक्ट है। कथन में आधुनिक राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक दलों की उपयोगिता बताई गई है और कारण में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का कारण बताया गया है। कथन और कारण दोनों अलग अलग संदर्भ को स्पष्ट कर रहे हैं। कारण में कहीं यह नहीं बताया गया है कि राजनीतिक दल जीवन रेखा क्यों है। अगर इस क्यों का जवाब कारण में मिलता तो यह कथन का व्याख्या करता, लेकिन चूंकि यहाँ पे कारण में राजनीतिक दल जीवन रेखा क्यों है इसका वर्णन नहीं है, इसलिए कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है निर्वाचक समूह का अर्थ है। तो निर्वाचक समूह का अर्थ क्या होता है? मतदाताओं की संख्या। निर्वाचक समूह का तात्पर्य मताधिकार प्राप्त नागरिकों का समूह या संस्था है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार में एक न्यूनतम उम्र सीमा प्राप्त करने वाला नागरिक मतदाता हो जाता है, जबकि सीमित मताधिकार में कुछ व्यक्तियों तक ही इस अधिकार को सीमित रखा जाता है। मताधिकार की योग्यता के अंतर्गत वयस्कता, नागरिकता, निवास और अपराध जैसे तथ्य सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कभी भी कोई शासन नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? तो लोकमत के संबंध में यह कथन जोस आर्टिगे गैसल का है। जी.ए. गैसल कहते हैं कि लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कोई शासन नहीं कर सका है। विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में लोकमत के महत्व को दृष्टि में रखते हुए जोस आर्टिगे गैसल ने यह कथन कहा है। अगला प्रश्न है किसने एक ही प्रयास में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया? तो भारत ने एक ही प्रयास में स्वतंत्रता के बाद जब संविधान लागू हुआ तो एक ही प्रयास में सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान कर दिया गया। संविधान के आर्टिकल 226 के अनुसार लोकसभा और प्रत्येक राज्यसभा की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए कि कम से कम 18 वर्ष की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृत, अपराध, भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्हित नहीं कर दिया जाता, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान दें तो कोई व्यक्ति उपरोक्त वर्णित दशाओं की पूर्ति की स्थिति में
लोकसभा तथा विधानसभा के निर्वाचन में मत देने का अधिकार रखता है, परंतु तभी जबकि निर्वाचक नामावली में उसका नाम विधितः दर्ज हो। आपको ये ध्यान देना होगा कि 61वां संविधान संशोधन जो 1988 में हुआ था, उसके द्वारा मताधिकार हेतु न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अदिष्ट प्रतिनिधित्व से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन नहीं है, गलत, प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। तो अदिष्ट प्रतिनिधित्व से अभिप्राय प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतन का नाम है। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम आविष्कार थॉमस राइट हेयर ने किया है। डेनमार्क में इस प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग चुनाव में किया गया, लेकिन एकल संक्रमण मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतन थॉमस हेयर हैं। थॉमस हेयर ने इसका प्रतिपादन अपनी पुस्तक द मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन में 1857 में किया था। चूँकि उन्होंने सर्वप्रथम अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रतिपादन किया था, इसलिए इस प्रणाली को हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रणाली अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की उत्तम व्यवस्था है। एक नमनीय और अलिखित संविधान पाया जाता है ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट, ब्रिटिश संविधान विश्व का सबसे प्राचीन और एकमात्र अलिखित संविधान है। वर्तमान में अधिकांश संविधान बहुत कुछ ब्रिटिश संविधान के प्रशिक्ष अंश हैं। ब्रिटिश संविधान की अगर मुख्य विशेषताएं की बात करें तो ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं कि यह एक विकसित संविधान है, यह एक अलिखित संविधान है, एकात्मक संविधान है और इस संविधान में विधि का शासन, लचीला संविधान और संसद की सर्वोच्चता तथा संसदीय शासन प्रणाली, सीमित राजतंत्र और द्विदलीय पद्धति प्रमुख विशेषताओं के रूप में देखा जा सकता है। हेयर प्रणाली का संबंध किससे है? हेयर प्रणाली का संबंध एकल संक्रमण मत पद्धति से है। एकल संक्रमण मत पद्धति को हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। एकल संक्रमणी मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता वोट तो एक ही देगा, किंतु वह मतदाता पत्र पर अपनी पसंद वरीयता यानी 1, 2, 3 लिखकर प्रदर्शित करेगा कि वह किस क्रम में उम्मीदवारों को पसंद करता है, चाहे जितने ही प्रत्याशी क्यों न खड़े हों। इसमें निर्वाचन क्षेत्र में न्यूनतम 3 सदस्य होने चाहिए। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की पद्धतियों में सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हेयर प्रणाली का तात्पर्य है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। थॉमस हेयर का नाम किस निर्वाचन पद्धति से जुड़ा है? तो अनुपातिक पद्धति से थॉमस हेयर का नाम जुड़ा है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की नेक्स्ट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की 2 प्रमुख विशेषताएं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की 2 प्रमुख योजनाएं हैं, हेयर प्रणाली और सूची प्रणाली। नेक्स्ट,
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर विचार करना है और सही कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कथन है बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली निर्वाचन की सूची पद्धति से प्रमुखतः किसे लाभ होता है? तो समूह और दलों को निर्वाचन की सूची पद्धति से प्रमुखतः लाभ होता है। निर्वाचन की सूची पद्धति से समूह एवं दलों को लाभ होता है। राजनीतिक दलों के विकास के कारण आजकल चुनाव दलीय आधार पर प्रमुखतः होने लगे हैं, जिसमें उम्मीदवारों का विशेष महत्व नहीं रहता। यही कारण है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में सूची व्यवस्था का प्रयोग किया जाने लगा है। इसे सूची प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से चुनाव नहीं लड़ते, वरन राजनीतिक दलों की सूचियां मैदान में होती हैं। इसमें मतदाता विभिन्न सूचियों में से किसी एक सूची को ही मत देता है। दलों को स्थानों का विवरण सूचियों को मिले मतों के आधार पर किया जाता है तथा इसके लिए सामान्यतः 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है: अधिकतम शेषफल व्यवस्था, उच्चतम औसत व्यवस्था या 5% धारा व्यवस्था। सूची व्यवस्था में निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होता है। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की कौन सी पद्धति नहीं है? तो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व न देने वाली पद्धति का पहचान करना है। ऑप्शन है द्वितीय मतदान प्रणाली। तो पहला ही ऑप्शन सही है। द्वितीय मतदान प्रणाली के द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, जबकि पृथक निर्वाचन प्रणाली, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सूची प्रणाली के द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया जा सकता है। सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है। ऑप्शन ए सही है। सूची प्रणाली के तहत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है। सूची प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक प्रमुख पद्धति है। इसका उपयोग बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में किया जाता है। जितने सदस्य चुने जाने होते हैं, प्रत्येक पार्टी उतने उम्मीदवारों की सूचियां मतदाताओं को सौंपती हैं। प्रत्येक मतदाता किसी न किसी सूची के पक्ष में अपना मतदान करता है, किसी उम्मीदवार के पक्ष में नहीं। इस प्रकार इस प्रणाली में मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रतिपादक हैं? तो जीडीएस कोल कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रतिपादक हैं। प्रतिनिधित्व के संबंध में जीडीएस कोल का विचार था कि वास्तविक कार्यात्मक प्रतिनिधित्व है। वास्तविक प्रतिनिधित्व कार्यात्मक प्रतिनिधित्व है। इसके अनुसार ही एक व्यवसाय में कार्य करने वाले सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति कर सकता है। इस प्रकार के प्रतिनिधि न केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही निर्वाचित किए जा सकते हैं, बल्कि इनकी नियुक्ति सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है और यह विषय नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय होता है जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं, वो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि
पर निर्वाचन संबंधी प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे हम।